दोस्तों, आज पेश है मौत का खेल। ये एक और चित्र है दोस्तों। चंडीगढ़ से लुधियाना जाने वाली बस जैसे ही लुधियाना के निकट गांव ज्वालापुर के पास पहुंची, बस का ड्राइवर सतपाल एकाएक चौंक उठा। अरे यह क्या! लगता है आगे किन्हीं शरारती तत्वों ने रास्ता बंद कर रखा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इससे पहले ड्राइवर कुछ और सोच पाता, बस सड़क के नज़दीक बीचों बीच पेड़ के नज़दीक पहुंच चुकी थी। वि- विश्वस्त ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। अचानक तेज ब्रेक चलती बस के झटके से रुकी। यह क्या! ड्राइवर मारने का इरादा है? नहीं, सड़क पर अचानक सामने व्यवधान के कारण मुझे एकाएक ब्रेक लगाने पड़े। अगले ही पल यह क्या भला! यह किस लोगों का काम हो सकता है? और सिर्फ यात्रियों के मन में घूम रहे प्रश्नों का जवाब सामने आ गया। सरदार, ड्राइवर, इनवेस्ट में चाबी निकाल कर चुपचाप हमारे हवाले कर दो। खबरदार आतंकवादी, ये प्रभु रक्षा करना। अगले ही पल, खबरदार, सारे यात्री, चेतावनी दी जाती है कि वे बस से नीचे उतर के एक लाइन में खड़े हो जाएं। किंतु क्यों? यह लेकियों का जवाब आई। और किसी ने कुछ पूछना है? कुछ ही पलों बाद दहशत में खाए सारे यात्री बच्चे सहित बस से नीचे उतर आए। सभी को जैसे सांप सूंघ गया और कुछ बोले नीचे उतरने लगे। तुम साका सबानी थाई, या खुदा मदद करना, ईश्वर रक्षा करना। तभी वहां खड़े आतंकवादियों ने नारा लगाया, खालिस्तान जिंदाबाद। और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाहे गुरु, वाह! आ गया खुदा! आह मम्मी! वो देखते देखते सारी ये यात्री लाशों में बदल गए और मानवता के हत्यारे कर अगले ही पल आतंकवादी घटना स्थल से भाग खड़े हुए। किंतु गोली किंतु गोले खाए व्यक्तियों में दो एक के प्राण अभी अटके हुए थे। आह मेरे लाल! इस घटना के 5 मिनट बाद लुधियाना में अमर मान विद्या सद के छात्रियों की बस एक पिकनिक से वापस लौट रही थी। उप सड़क पर लोगों का लाशों का ढेर। हे भगवान, यह क्या देख रहा हूँ! ड्राइवर ने दूर से ही बस में ब्रेक लगाए। और क्या बात है राजू, गाड़ी क्यों रोक दी? सर, वो सामने सामने का दृश्य देखते हैं। ओ माय गॉड! उप इंसानियत की हत्या! हे प्रभु! दानवता दानवता का रंगनाच! राजू, गाड़ी जल्दी ही घटनास्थल से ले चल। सर, हो सकता है अभी अभी भी आसपास हो। सेटअप जल्दी करो। अभी उनके कोई जिंदा हो, उसे हमारी मदद की जरूरत हो। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। और अगले ही पल, सर, वह देखो अभी जिंदा लगता है। हाँ हाँ, आओ देखते हैं। ऋषि, अजय, उठाकर अपनी बस में ले चलो। मेरी मदद करो। यस सर। जैसे ही ऋषि और अजय ने दीपिका घायल व्यक्ति को उठाने लगे, आह मुझे कहीं ले चलने से कोई फायदा नहीं। आह मैं बचूंगा नहीं। आह अंकल, यह घटना घटी कैसे? कौन थे वे लोग जो ये सब कर गए? बेटे, वे संख्या में 8 थे सिख आतंकवादी जो खालिस्तान के समर्थक थे। इसी के साथ वह घायल ने टूटती सांसें में घटना बयान कर दी। उसकी बात सुनने के बाद छात्रों का क्रोध हो गया। मुट्ठी भर सिखों ने हमारा जीना आराम कर रखा है। हम हमें उनको कुचलना होगा। हम हाँ, हमें उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हाँ, तभी तो देश सपन शांति आएगी। नहीं मित्रों, आप पूरी सिख कौम को बदनाम क्यों करते हो? ऋषिपाल भी तो सिख है। हमें इसे भी नहीं छोड़ेंगे। मारो गद्दार को, मारो। उसी के साथ उत्तेजित छात्र भीड़ ऋषि की तरफ पड़ी। किंतु तभी
सुरेश, विनय, यह क्या पागलपन है? तुम लोग क्षणिक आवेश में इंसानियत और शिष्टाचार को भूल गए। किंतु सर, हमारी कौम, हमारा समूल नाश। शायू शटअप। एकाएक अध्यापक तिवारी क्रोधित हो उठे। तुरंत अगले ही पल उन्होंने खुद को संबद्ध किया। मुझे दुख है बच्चों, आज तुम 10वीं क्लास के होकर भी नैतिक शिक्षा में शून्य हो। तुम्हें शायद यह नहीं मालूम कि इंसानियत, एक इंसान, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, यदि सही मायने में इंसान है तो कभी किसी इंसान की हत्या नहीं कर सकता। तो फिर यह सब क्या है? क्या एक सपना है जो हम देख रहे हैं? नहीं बच्चों, यह एक कड़वी हकीकत है, किंतु यह इंसानी नहीं, कृतज्ञ नहीं। आप सही कह रहे हैं सर, यह उन सिखों की क्रूर कारनामा है जो खालिस्तान बसाने के लिए हमारी हत्याएं कर रहे हैं। तुम गलत सोच रहे हो बेटा, यह सिखों का काम नहीं, यह काम उन दुश्मनों देश का है जो हमारे नियंत्रण, प्रगति पर शिक्षा करते हैं और उन और इस तरह की आधुनिक अनुमत घटनाएं को अंजाम देकर हमें आपस में फूट डलवाना चाहते हैं। यह कार्य खुद अपने एजेंटों से करवा कर देश में ऐसा कौम को फ्रंट में लाकर हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। हमें ऐसे मौकों को उत्तेजित होकर दुश्मन की चाल को नाकाम। तभी, ओह, लगता है यहाँ पुलिस पहुंच गई। सिरडी डीएसपी नरेंद्र कोहली नेतृत्व में टीवी दल घटनास्थल पर पहुंचा। ऋषि, तुम्हारे पिताजी? हाँ, हाँ, इस घटना से तफ्तीश के लिए आए हैं। ओए मास्टर जी, आप लोग घटनास्थल पर? यस ऑफिसर। स्कूल के टूर वापिस, ये दृश्य देखकर हम यहाँ रुकना पड़ा। क्यों डीएसपी साहब? आपको इस घटना की सूचना कैसे मिली? खुद आतंकवादियों ने अपने कृत्य की सूचना फोन पर दी है। ओह, इंस्पेक्टर यादव, आप घटनास्थल को ठीक निरीक्षण किए, कोई सुराग वगैरह? यस सर। तो मास्टर जी, क्या आप इस घटना से संबंधित कोई विशेष जानकारी दे सकते हैं शायद? ऑफिसर, कोई खास जानकारी तो नहीं, किंतु मरने से पूर्व घायल के अनुसार वह मोटरसाइकिल पर सवार 8 सिख युवक थे। इसी के साथ अध्यापक तिवारी ने सारी घटना डीएसपी को के सामने दोहराई। यानी हर बार की तरह इस बार भी शायद आतंकवादियों का सुराग हमारे हाथ न लगे। अच्छा डीएसपी साहब, अब अगर हमारा यहाँ रुकना आवश्यक नहीं हो तो इजाज़त दो, ताकि हम बच्चों को समय पर स्कूल पहुँचा सकें। ओह जी, हाँ ठीक है, आप लोग जाइए। और ऋषिपाल, तुम अपनी मम्मी से कहना कि मुझे रात को देर हो सकती है, मेरा इंतजार ना करें। जी। अगले ही पल छात्र बस में घटना वहाँ से दूर होती चली गई। दूसरे दिन की छुट्टी होने पर अजय स्कूल के कंपाउंड से निकलकर ऋषि सिर झुकाए सामने खड़े थ्री व्हीलर की ओर बढ़ा और बैठते ही अजय भी बैठ गया। दोनों बैठते ही ड्राइवर ने थ्री व्हीलर आगे बढ़ा दिया। क्या बात है ऋषि, कल से जब हम पिकनिक से लौटे हैं और तुम बहुत गुमसुम दिखाई दे रहे हो। बात ही ऐसी है अजय, मुझे सपने में गुमान न था कि एक दिन मेरे साथी मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे। हाँ शशि, यह इसी से ही नहीं लगता देश के दुश्मनों की चाल किस हद तक कामयाब है कि है बच्चों को। अजय, अगर यह दुश्मनों की चाल है तो मैं मेरी भी यही तमन्ना है। काश मुझे देश के उन दुश्मनों के बारे में पता चल जाए तो मैं उनकी बोटी बोटी कर दूं। जिस देश में तुम जैसे विचारों वाले बच्चे हैं, उस देश के दुश्मनों की चाल कामयाब नहीं हो सकती बच्चों। अगर अजय का घर आ गया। अतः अजय के कहने पर ड्राइवर ने थ्री व्हीलर रोक दिया और फिर अजय उतरने पर थ्री व्हीलर पूर्ण ऋषि के घर की ओर चल पड़ा। उस रात अजय जैसे सोने का इरादे से अपनी आंखें बंद करता, उसी शाम घटना का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम जाता और वह अचक कर आंखें खोल देता। हे भगवान, क्या वाकई भयानक घटना के जिम्मेवार विदेशी एजेंट थे? क्या यह सच है कि वह भाईचारों को आपस में लड़ाकर देश की नींव को कमजोर करना चाहते हैं क्या? खट खट खट। इस आवाज़ को सुनकर एकाक चौंक पड़ा। अरे, यह क्या लगता है बाहर राहगीरी पर कोई
कौन है? मुझे देखना चाहिए। अगले ही पल, अरे पिताजी, यह अपने घर में किसी चोर की तरह दबे पांव क्यों चल आ रहे हैं? और वह उत्सुक बाद दबे पांव अपने पिताजी को पीछे चल पड़ा। आश्चर्य है, यह शहर के बहादुर बहादुर रंग दल के अध्यक्ष राजेश खुराना आज अपने ही घर में रहस्यमय स्थिति में नजर आ रहे थे। अजीब बात है। राजेश खुराना राहगीर पार करके कमरे के सामने पहुंचे और सतर्कता से उन्हें चारों ओर नजर दौड़ाई। फिर संतुष्ट होकर कमरे में दाखिल हो गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे देखना चाहिए। फिर कमरे के अंदर का दृश्य देखकर जैसे ही अजय ने अपने होले से अपनी आंख सटाई, वह बुरी तरह चौंका। ओह! अजय के हृदय मारे उत्कंठा से बुरी तरह धड़कने लगा। मुझे क्या करना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद एकाएक उसकी आंखें चमकी। अगले ही क्षण में वापस पलटा और कमरे से बाहर रखी कुर्सी को रोशनदान के नीचे सरका कर रोशनदान पर चढ़ने का यत्न करने लगा। फिर, अरे यह किसी तहखाने का गुप्त मार्ग दिखता है। अगले ही पल वह रोशनदान से कमरे में कूद कर दबे पांव सीढ़ियां उतरने लगा। हा मिस्टर राकेश खुराना, अब तुम्हारा काम शुरू होता है और अपना काम तुम बेखूबी समझते हो। ही बस जान जनता का यह सेवक आपका अच्छी तरह जानता है। कल सुबह जब पूरे नगर की जनता इस घटना को लेकर रोष होगा तो अपनी पार्टी के नेतृत्व में पुलिस सरकार को निष्क्रियता के खिलाफ जुलूस निकालूंगा और उस जुलूस में मेन बाजार में पहुंचेगा। उस समय जुलूस में सम्मिलित आदमी एक एक बाजार लूटपाट का काम कर देंगे और उग्र उपद्रव में अशांति आप यही चाहते हैं ना बॉस? हाँ, हम यही चाहते हैं। उप यह क्या मेरे पिताजी देश के साथ विश्वासघात? और मिस्टर करीम, परसों ईद मेरठ में तुम्हारा क्या काम है? क्या यह हमें बताना पड़ेगा? नो बॉस, आई एम अंडरस्टैंड। अवसर पर नगर के प्रमुख ईदगाह पर मरा हुआ सुअर प्लांट करना है तन मुसलमानों में हिंदुओं के खिलाफ रोष उत्पन्न हो और दंगा फसाद। हाँ, दंगा फसाद, खून खराबा, देश की अशांति, सरकार का तख्ता पलट डाले। हा। उप इतना भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारी छत्र के नीचे। मेरे पिताजी जो समाज की नज़रों में समाज सेवक असल में देशद्रोही हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे इन देशद्रोहियों की सूचना पुलिस को देनी चाहिए। मुझे तुरंत ही ऋषिपाल के पिताजी डीएसपी नरेंद्र कोहली को यह सूचना देनी चाहिए। और इसी विचार से वह तेजी से पलटा। तभी न जाने सीढ़ियों से उसका पांव लड़खड़ा और पर ओ माय गॉड, देखो कौन है। अजय उठकर सामने भागने की कोशिश की, लेकिन खबरदार छोकरे, भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। अरे अजय बेटे तुम, खबरदार देशद्रोही, अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहा तो। बेटे, तुम हमें गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी सारी साजिशों के वाकिफ हो चुका हूँ देशद्रोही, अतः अब मुझे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। गॉड, इस लड़के को शूट कर दो, यह हमारा रहस्य जान चुका है। नहीं बॉस, यह मेरा इकलौता बेटा है। रहम बॉस। सेट अप मिस्टर खुराना, हमारा राज जान लेने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, वह कोई हो। गॉड बी शूट हिम। और अगले क्षण बेटे आ नहीं, मुझे बेटा कहने का गद्दार। इसी के साथ अजय ने गर्दन एक लुढ़क गई। बू बू, अपने आप को संभालो खुराना, जज्बातों में हमारी दुनिया में कोई नाता नहीं। किंतु बॉस, यह मेरा इकलौता। अरे मूर्ख हो क्या तुम? मरना चाह मरना चाहते हो? मिस्टर खुराना, मेरे ख्याल से तुम आराम की जरूरत है। अब तुम जाओ, तुम्हारी लड़की की लाश कल सुबह सौंप दी जाएगी। और अब दुखी राकेश खुराना उसी मार्ग से वापस लौट गया। मिस्टर 6 और 7, तुम खुराना पर पूरी तरह नजर रखो। हो सकता है वह अपने गैंग के गद्दारी उतराए। ओके बॉस। इसी के साथ मीटिंग समाप्त। अगले दिन मित्र की मौत का समाचार पाते ही ऋषिकेश खुराना की कोठी में पहुंचे। वहां बड़ा
गहमा गहमी का वातावरण था। ये गिलोना हत्याकांड जरूर आतंकवादियों का काला कारनामा है। उन्होंने समाज के सच्चे सेवक के इकलौते लड़की को मारकर खुराना साहब से हिंदुओं के हिमायती होने की बलिदान लिया है। हाँ हाँ, जरूर बदला लेंगे और हम इस देश के गद्दारों को बदला लेंगे। हम जरूर बदला लेंगे। वो पता नहीं इस देश में क्या होने वाला है। उसी भीड़ में खुराना अपने इकलौते पुत्र की लाश पर खड़ी, तभी नंबर 6 धीमल उसके कान में फुसवाया। मिस्टर खुराना, बास का आदेश है, याद है तुम्हें? अब आप तुम्हें अपने पुत्र की मृत्यु का गम भूल जाओ और इस उचित अर्थात लोहे की चोट करो। नंबर 6 के मुंह से यह कहे गए धीमे से शब्द, किंतु शब्दों का मूल अंश शशि के कानों में पड़ चुका था। ओह, इस लाल कमीज वाले की बात क्या अर्थ हो सकता है? उचित भीड़, गर्म लोहे की चोट, बास का आदेश, हो न हो यह कोई गड़बड़ घोटाला है। ऋषिपाल ने तुरंत ही अपने कान लाल कमीज वाले के वार्तालाप पर लगा दिए। मिस्टर खुराना, जल्दी करो, वक्त कम है। नंबर 6, इस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। पहले अंदर जाकर एक पैक विस्की पियाऊं। ठीक है, पर जल्दी करो बास, गुन्ना बास। और फिर राकेश खुराना भारी कदमों से कोठी के बढ़ा। उसके पीछे नंबर 6 दबे पाँव से बढ़ा। जरूर कोई गहरा चक्कर है। और किंतु जल्द ही राकेश खुराना वापस लौट कर आया। उसके बाहर निकलते ही कंपाउंड में जित भीड़ नारे लगाई, खून का बदला खून, हमें खून का, हम और जुल्म नहीं सहेंगे। शांत भाइयों शांत, इस समय जोश नहीं, होश से काम लेना है हमें। रोज सड़कों पर सरेआम पाई जाने वाली लाशों ने हमारे होश छीन लिए हैं। अब अपना खून नहीं बहने देंगे। बेमौत अपनी मौत, बेशक अपनी बात से ठीक है भाइयों। आज इसलिए अपनी सुरक्षा की मांग में पुलिस अधीक्षक के बंगले पर जाएंगे, किंतु हम उसे पुलिस का विश्वास नहीं रहा और हमारी रक्षा स्वयं करेंगे। नहीं दोस्तों, मैं हमें अपने अंदर के बदले की भावना नहीं पनपने देनी। अपने भटके हुए भाइयों को राह पर लाने के लिए शांति से काम लेना है। वाह, धन्य हैं आप नेताजी, अपने इकलौते पुत्र के हत्यारे को अपना भाई कह रहे हैं। वाह, उच्च विचार हैं आपके। वाकई निर्मल के विचार हैं अंकल के। इसका मतलब मैंने लाल कमीज वाले की वार्तालाप को गलत अर्थ निकाला था। फिर थोड़ी देर बाद राकेश खुराना नेतृत्व में उन्हीं की कोठी में शांति जुलूस निकाला और और अधिकर निवासी स्थान पर की ओर रवाना हुए। मेरे दोस्त, यह क्या होगा? और मानवता की हत्यारे को फांसी दो, सरकार के निर्दोषों का कत्ल होने से बचाई। और फिर जैसे ही जुलूस मुख्य बाजार पर पहुंचा, जुलूस में सम्मिलित बास उसके आदमी सक्रिय उठे। भाइयों, वो देखो, जनरल स्टोर वाला दुकान खोली है, उसे कल वाले हत्याकांड का जरा भी दुख नहीं। वह साला हमारा भाई नहीं, गद्दार है, लूट लो साले को दुकान को। और फिर भीड़ का फायदा उठाकर बास के आदमियों ने आसपास 2 दुकानों पर पेट्रोल फेंका। लूट लो साथियों, लूट लो। और इसी के साथ भीड़, कई शरारती तत्व दुकान पर दौड़ पड़े। और फिर और अगले ही पल, भागो आग लग गई, भागो आग आग। तभी पुलिस पुलिस शहर में उसी क्षण लाठीचार्ज शुरू कर दिया। और गुना गुनाहगार लोग तो भाग गए, निर्दोष जनता खोपड़ी फूटने लगी। आह हमारा, आह, जुलूस से तितर हो गया। उसी रात डीएसपी नरेंद्र कोहली की कोठी पर इकलौता बेटी टीवी का प्रोग्राम दे रहा। तभी अब सुनिए बुलेटिन समाचार। समाचारों मेन लाइन है, नरंग के बहुमूल्य अध्यक्ष बेटे ने आतंकवादियों द्वारा हत्या। कल रात हुए हत्याकांड का विरोध में उत्सव में नगरवासी जुलूस में नगर की प्रमुख बाजार में कई दुकानें लूटी जलाई। उद्यतित भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, 8 मरे 50 घायल। पुलिस ने निडरता के खिलाफ नगर भर में विपक्षी दलों ने पंजाब
अनिश्चित काल के लिए बंद का निर्णय। उप वाहिगुरु, अब क्या होने वाला है? पंजाब नियंत्रण प्रगति को रोकने के लिए दुश्मनों का यह ये नाकाम चाल। कौन हो सकते हैं इन घटनाओं के जिम्मेदार? काश मुझे उनका पता चल जाए, खून पी जाऊं। तभी ये उसके मस्तिष्क में सुबह राकेश खुराना और लाल कमीज वाले के बीच हुआ वार्तालाप गूंजने लगा। वेस्ट इंडीज ने 3 विकेट और 40 रन। मिस्टर खुराना, तुम्हें बॉस का आदेश है, तुम्हें गर्म लोहे पर चोट करनी है। इसका मतलब यह कि खुराना देश दुश्मनों से मिले हुए हैं और आज जुलूस में अफरा तफरी उन्हीं के इशारे पर हुई है। लाल कमीज वाले ने जरूर गहरा भेद है, वरना लाल कमीज वाला खुराना बास को उद्देशित करके क्या फायदा उठाना चाहता था। उसकी बातों में कुछ न कुछ रहस्य है। इसी बारे में अंकल से अपने तरीके से बात करूंगा। तभी उसकी सोचों को झटका लगा। लो ऋषि बेटा, खाना खा लो। अच्छा मम्मी, आज इच्छा नहीं हो रही। बेटा, मैं समझती हूँ कि अपने मित्र अजय की मौत का दुख है, परंतु पेट की आग भी तो शांत करना जरूरी है। खा ले। मम्मी ने जिद करने पर थोड़ा बहुत खाया और फिर लेट गया। उसकी नींद आंखों दूर कोसों दूर थी। मेरे दोस्त अजय की कसम, मुझे भारत माँ की, तेरे और तेरे देश के हत्यारे को हाथों सजा दिलाऊंगा। तेरे हत्यारों को पाताल से ढूंढ निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर अगले ही दिन सुबह खुराना अंकल का टीवी देख रहा था। कौन है भाई? सिर दी। अरे बेटे ऋषि, तुम बेटे? अरे अंकल, क्या अंदर नहीं आने दोगे मुझे? क्यों नहीं बेटा, अजय की मौत के बाद तुम ही तो मेरे बेटे हो। अंकल, लगता है बेटे की मृत्यु के गम में गलत करने के लिए आप सवेरे सवेरे मदिरा का सेवन कर रहे हैं। हाँ बेटे, शराब एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का दुख। गलत अंकल, आपका दुख तब खत्म होगा जब आपकी आत्मा शांत होगी, और आपकी आत्मा तब शांत होगी जब आपके बेटे शत्रु को किए की सजा मिल पाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो आप समझकर नहीं समझना चाहते। आप अजय के हत्यारे को अच्छी तरह जानते हैं। नहीं। राजेश खुराना की आवाज कांप गई। यह बात सच है अंकल, और यह भी सच है कि कल जुलूस में होने वाले दंगा फसाद आपके इशारे पर हुआ था। यह तुम क्या कह रहे हो? लगता है मेरा तो तीर बन गया। अंकल, मैं सब जानता हूँ कि आप किसी बास के इशारे पर नाचने वाले हैं, वतन के गद्दार हैं। और रहस्य में अजय भी जान गया था, इसलिए उसे भी जान से हाथ धोना पड़ा। यह सच है ना? नहीं, यह झूठ है। यह सच अंकल। गद्दार अंकल। और मैं कसम है अजय की, अब भी वक्त है। अपने गुनाह पर खुद कबूल कर लो, अजय की आत्मा को शांति पहुंचाओ, और फौरन पुलिस स्टेशन जाकर उन गद्दारों को पकड़वाओ और अजय की मौत का बदला लो। किंतु बेटा, मेरे इस घर से नहीं निकल सकता। मेरी निगरानी हो रही है। आखिर खुराना टूट गया क्या? तो फिर आप मुझे बताइए, घटना को जन्म देने वाले गद्दार कौन है? यह तो मैं नहीं जानता। किंतु बेटे, अह, और धमाके के साथ ही ऋषि के पास पड़े सोफे पर छलांग लगा दी। ओह, बाल बाल बचा। ओह ऋषि बेटा, कोठी के अंत वाले कमरे में उसका अड्डे का गुप्त मार गया। आह, लगता है तेरे पिस्तौल की गोलियां खत्म हो गई। और दूसरी तरफ किसी के कूदने की तेज आवाज गूंजी। लगता है हत्यारा भाग रहा है, मुझे देखना चाहिए। अगली पल, ओह, यह तो वही लाल कमीज वाला है। और फिर खुराना अंकल ने दम तोड़ दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? वह वापस जाने के लिए पलटा ही था, तभी उसने ख्याल आया कि अगले ही पल वह 100 नंबर संपर्क करने लगा। तब उधर बास निर्जीव स्थान पर जिस शख्स को घटना की रिपोर्ट दे रहा था, बास खुराना हमें गद्दारी पर उतराया था। वह डीएसपी के बेटे को गैंग का रहस्य बताने जा रहा था। मैंने उसे शूट कर दिया। तो तुमने ऋषि को ख़त्म कर दिया? नहीं बास, मैंने रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो जाने के कारण बच गया। ओह। दूसरी तरफ से राहत भरी सांस ली। और ऋषि
बॉस, ऋषि के अड्डे के बारे में पता लग गया है। अब मेरे ख्याल से आपको उस अड्डे से ही तबाह कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऋषि को कुछ नहीं। नहीं न, नहीं, अभी ऋषि को कुछ नहीं करे कहेगा। पर क्यों बॉस? नंबर 6 हमने सवाल करने की मतलब जानते हो सारी बॉस। दूसरी तरफ इससे बॉस इतना कठोर था कि नंबर 6 कांप गया। किंतु अब मेरे लिए क्या आदेश है? तुम खुराना की कोठी से वापस डीएसपी के लड़के की वॉच करो। जैसे ही कोठी से बाहर निकले सिग्नल दो। ओके बॉस। और इधर गुमनाम कॉल करने के बाद ऋषि खुराना की कोठी से बाहर निकला। वो लगता है पुलिस भी आ पहुंचने वाली है, मुझे तुरंत यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। और अगले ही पल, कुछ पलों बाद पुलिस खुराना की कोठी में प्रवेश हुई। नंबर 6 ट्रांसमीटर से अपने बॉस को सूचना दी। बॉस, डीएसपी का लड़का कोठी से बाहर निकल गया, पुलिस भी यहाँ पहुंच गई है। ठीक है, तुम कोठी से दूर हट जाओ। जैसे ही पुलिसकर्मी कोठी के मुख्य इमारत में प्रवेश करने के का कोठी में धमाके हुआ, धमाम धड़ाम। और इधर ऋषि अपने घर पहुंचा। क्या पूछ सकता हूँ सपूत? जासूसी का शौक कब से चढ़ गया? मैं समझा नहीं पिताजी। बको नहीं मत। खुराना की कोठी में आतंकवादी के सुराग के चक्कर में गए थे। वो लोग क्यों गए थे? जी जी जी, किंतु आप एकाक ऋषि ने कहना चाह कहता हुआ चुप हो गया। उसकी आंखें सोचपूर्ण मुद्रा में सिकुड़ती चली गई। शट अप! अब तुम इस कमरे से में जाओ और आइंदा का होशियारी बनने की कोशिश ना मत करना। पता नहीं कब क्या चक्कर है, मुझे चुप रहना चाहिए। और फिर ऋषि अपने कमरे में चला गया। और दूसरे दिन नाश्ते के समय, ओह, इसका मतलब अपनी तरफ से अपराधियों ने अपने पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। किंतु मेरी नज़र में अभी भी मोहरा है जिसने देश के दुश्मनों तक पहुंचा जा सकता है। लाल कमीज वाले हत्यारे की सजा दिलवाए नहीं छोड़ूंगा। और शाम को अपने पिताजी के मेज पर निजी रिवॉल्वर चुराई और जैसे ही पलटा, उसके मस्तिष्क में धमाका हुआ। अरे जासूस, तुम इतना बड़े शहर में उस लाल कमीज वाले को ढूंढने के इरादे से निकल रहा था जिसका तू नाम भी नहीं जानता। तभी, अरे यह क्या? और चुटकी बजाकर उछला। लाल कमीज वाले जैसे ही अपराधी की प्रवृत्ति के लोग मिलने का एक ही स्थान हो सकता है, वह है शराब खाना। और फिर सिर दी उसने मोटरसाइकिल पर सवार हो, सिर पर हैट जमाए वह अपने घर से निकल पड़ा। और फिर थोड़ी देर बाद नगर में विभिन्न शराब खाने में जुआ घरों में लाल कमीज वाले को ढूंढ रहा था। जल्दी उसे मेहनत रंग लाई। अरे बहरा लाल कमीज वाला, वह इस उसी तरह किसी एकांत में चलूं, मुझे कुछ पूछताछ कर सकूं। और कुछ सोचकर वह शराब खाने से निकल कर एक पर्ची में कुछ लिखा। फिर अगले ही पल वेटर उत्साहने वाली मेज पर साहब बैठे हैं, उन्हें यह पत्र दे दो। इनाम, तुम्हारा इनाम बहुत अच्छा साहब। और ऋषि ने 5 का नोट देकर वेटर की आंखें चमकने लगी। और पर्ची पर तुरंत काली घाटी पहुंचो बॉस। अजीब बात है, आज तक तो कभी आदेश नहीं मिला। खैर, मुझे काली घाटी पर पहुंचना होगा। तुरंत ही वह उठा। लगता है मेरी तरकीब काम आ गई। और थोड़ी देर बाद, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। क्या वह किसी ने मजाक किया था? तभी, ए देश के गद्दार, तेरी मौत इधर खड़ी है। क्या तुम बॉस ने तुम्हें मारने के लिए मना किया था चिड़ी मार, किंतु मैं मजबूर हूँ। और नंबर 6 ने फुर्ती से रिवॉल्वर जेब से हाथ डाला। और अगले ही पल एक रिवॉल्वर हाथ में। लेकिन देखो इस चिड़ी मार का निशाना। लाल कमीज वाले, आह, ए वतन, ए वतन तेरे लिए जल्दी ही पेश करेंगे दोस्त।